Hey guys, this is Abdullah Tariq and I am currently working as a junior research fellow in IIT दिल्ली। तो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी क्लास 10th की पूरी जर्नी, किस तरह से फ्रॉम बीइंग अ एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट टिल क्लास 9, जिसके कभी भी 50 to 70% से अब मार्क्स नहीं आए थे। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बेसिक्स क्लियर नहीं थे, बट स्टिल आई एम एबल टू अचीव 10 CGPA दैट इज़ अबव 95% इन माई क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे, मैं बताऊंगा आपको डे बाय डे, और अपनी हैबिट्स को मैंने किस तरह से चेंज किया और फाइनली अचीव किया एक ऐसा टारगेट जो कि लगभग इम्पॉसिबल था एक साल पहले। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा एंड आई रियली होप कि आप कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम सबको मालूम है कि अबव 95% लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन दिस। अगर आप अपने टीचर से बात करेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे, या फिर कोरा या चैट जीपीटी जैसी साइट्स पे भी अगर आप जाके डालेंगे हाउ कैन वी अचीव अबव 95% इन बोर्ड एग्ज़ाम, तो प्रॉपर एक आर्टिकल आ जाएगा। और उसका क्रक्स यही होगा कि भाई सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल है उसको प्रॉपरली मैनेज करिए, रेगुलर स्टडी करिए। ठीक है, उसके बाद जो है एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ो, उसके बाद नोट्स जो हैं उसको प्रॉपर रिवाइज करो, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर प्री बोर्ड बहुत अच्छे से दो वगैरह वगैरह। बट क्या ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना इतना ही सिंपल है? क्योंकि होता क्या है, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विद सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे इस तरीके की गेम्स और वेबसाइट डेवलप कर दी गई हैं जो कि टारगेट यही कर रही हैं कि आपको उससे एडिक्शन हो जाए। और हो सकता है कि आप अपनी क्लास 9th में उतने अच्छे से पढ़ाई ना करी हो, तो आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं लूज़ हो और आपको नहीं लगता हो कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, या फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल या अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो। देखिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वाई, कि आपको वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव क्यों करना है। जैसे हमारे केस में वाई वी वांट टू गेट 95% अबव मार्क्स इन क्लास 10। तो जितना क्लियर ये हमारा वाई होगा, उतना ही हमारे लिए इजी रहेगा कि थ्रू आउट द ईयर हम उस डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर मोटिवेशन के साथ हम स्टडी कर सकें और अपना टारगेट अचीव कर पाए। तो हमारी जो परसेंटेज है उस टारगेट को अचीव करने की, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी अगर हमारा ये जो पर्टिकुलर वाई है ये हमारे माइंड में पूरी तरह से क्लियर रहेगा। दूसरी बात आती है कि हाउ टू क्लियर, कि एग्जैक्टली हम इस टारगेट को अचीव कैसे करें। तो पहले बात करते हैं वाई की। देखिए, आजकल क्या है कि ये चीज़ ट्रेंड में है, लोग कहते हैं कि 10th की अब उतनी वैल्यू नहीं रही है, और जब भी आप पासपोर्ट या फिर अपने डीएल बनवाने जाओगे तो खाली डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। तो लेट मी टेल यू दिस कि ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है आपका, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर अल्टीमेट सक्सेस। इन फ्यूचर आप जो भी बनोगे, हमेशा ये क्लास 10th के मार्क्स आपके साथ रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो सीवी में आपको 10th क्लास अपनी मेंशन करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि मार्क्स जो इंटरव्यूअर है वो इसको एज अ बेसिस लेता है। और जब भी आप नीट या जेई या इस तरीके के किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो आपके जहन में ये बात ज़रूर रहेगी कि भाई जो क्लास 10th में मैंने इतना अच्छा स्कोर किया था, और तो मैं इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अभी तक तो क्या था क्लास 9 तक के भाई पहले आपके यूनिट टेस्ट हुए, देन आपके हाफ ईयरली हुए, और उसमें भी जो टीचर्स ने बता दिया और जो पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, उसी को आपने मगअप करके किसी तरह से पेपर को दे दिया। बट दिस इज़ द नेशनल लेवल एग्ज़ाम टू प्रूव योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि क्लास 9 मैंने अराउंड 55% मार्क्स से कंप्लीट करी, और 10th का सेशन स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में ऐसा कोई इंटरेस्ट या मोटिवेशन नहीं था पढ़ाई को लेके, और ना ही कोई ऐसा एम्बिशन था कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके दिखानी है क्लास 10th में। तो अराउंड 15th ऑफ मई की ये बात है। लगभग अगर आप अप्रैल से देखें तो 45 डेज़ होते हैं। ये 45 डेज़ मैंने पूरी तरह से वेस्ट कर दिए थे, और एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो मैंने इस बीच पढ़ा हो। और वहीं एक ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डे 1 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और वो प्रॉपर कोचिंग और ट्यूशन जाने लगे थे। 15th ऑफ मई को हमारे स्कूल का लास्ट डे था, और इसके बाद समर वेकेशन थी 40 डेज़ की। तो जब छुट्टी हुई और मैं घर की तरफ जाने लगा, तो मेन गेट पे प्रिंसिपल सर खड़े हुए थे। प्रिंसिपल सर की क्या था, हमारी काफ़ी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी, और क्योंकि वो एक सैनिक स्कूल के पढ़े हुए थे तो काफ़ी डिसिप्लिन को पसंद करते थे।
लेकिन कहीं न कहीं एक पर्सनल लेवल पे सभी स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने की कोशिश करते थे और बाय नेम मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को जो कि 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनको जानते थे। इसके अलावा कितने उनके ग्रेड आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनको उसके अकॉर्डिंग जब भी टाइम मिलता था तो उन्हें बुला के और एक इंटरेक्शन करते थे और कहीं न कहीं मोटिवेट करते थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा वहाँ से आते हुए और मैं घर की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया एंड ही सेड कि मैंने एक मीटिंग करी है सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर्स के साथ और एक लिस्ट तैयार की है उन बच्चों की जो कि अचीव कर सकते हैं 10 सीजीपीए, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि क्योंकि मेरा क्लास 9 में उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा, तो ऑब्वियसली किसी भी टीचर को ऐसा नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। देन ही सेड कि क्लास 9 का रिजल्ट छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम 10 सीजीपीए अचीव कर पाओ इरिस्पेक्टिव कि तुम्हारे क्लास 9th में क्या मार्क्स आए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं सर, आई हैव इनफ टाइम और अगर मैं यहाँ से प्रॉपर मेहनत करूँ तो ज़रूर मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। कहा कि देखो, बीइंग अ मीडियोकर और अ टॉपर इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। लेकिन मैं इतना जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, दे हैव ऑल द राइट टू बी हैप्पी एंड प्राउड ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दो। मैंने कहा सही बात है सर और आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो फिर जब प्रिंसिपल सर से बात करने के बाद मैं अपने घर की तरफ साइकिल से जाने लगा, तो काफ़ी मोटिवेटेड और स्पेशल तो फील कर ही रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था इन अ बैच ऑफ 150 प्लस स्टूडेंट्स ने ये बात मुझसे कही है। हालांकि फिर बाद में मुझे ये चीज़ पता चली कि और भी स्टूडेंट को ठीक इसी तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया था। बट फिर ये चीज़ मैंने विजुलाइज करना शुरू करी कि क्या हो अगर वाकई में ये चीज़ मैं अचीव कर पाया। तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में फ़ोटो और नाम आएगा, उसके बाद 5000 का कैश चेक प्राइज़ मिलता था हमें केवी से। ये केवी का नॉर्म था, जितने भी बच्चों की 10 सीजीपीए आती थी उन सभी को 5000 रुपीज़ का चेक प्राइज़ मिलता था। मुझे याद है आज भी, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था तो साइट लोड होने में काफ़ी टाइम ले रही थी, तो फिर मैंने भागते हुए जल्दी से साइबर कैफ़े गया, वहाँ रिज़ल्ट चेक किया, देन फादर को कॉल किया। तो जो पेरेंट्स की खुशी थी वो देख के ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई कि ये जो पूरा हार्ड वर्क था दैट इज़ वर्थ इट। उस दिन ये सब चीज़ें विजुलाइज़ करने के बाद मैंने फिर अपना टारगेट सेट किया और फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब मैं घर आया तो उस दिन काफ़ी मोटिवेटेड तो था ही, तो उस दिन मैंने ये फाइनली डिसाइड किया कि आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव माई टारगेट। उसके बाद क्योंकि समर वेकेशंस हो चुकी थी तो मैं होम टाउन चला गया, पहले दादी के घर, उसके बाद नानी के घर, और वहाँ और भी कज़न्स आए हुए थे, तो कहीं न कहीं उनके साथ खेलने में लग गया और ये मोटिवेशन लूज़ होता गया। कभी टीवी, कभी मोबाइल, उसके बाद कभी क्रिकेट खेल लिया, ऐसे ही करके एक-एक दिन निकलता गया। हालाँकि रिग्रेट था कि पूरा दिन वेस्ट कर दिया, पर सोचता था अभी तो बहुत दिन है और कल से पढ़ूँगा। ऐसे ही कल-कल करते काफ़ी दिन निकल गए। पढ़ने भी बैठा पर क्योंकि आदत नहीं थी, ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। टाइम टेबल बनाता था, जैसे कि कल सुबह उठूँगा और जैसे 8 से 12 पढ़ूँगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लूँगा, उसके बाद दोबारा बैठूँगा, पर सुबह उठ ही नहीं पाता था। फिर लगता था अरे यार चलो अब कल से पढ़ाई करूँगा। द थिंग इज़ आपको एक हैबिट डेवलप करने में अराउंड 21 डेज़ लगते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। तो जब समर वेकेशंस एंड होने वाली थी और काफ़ी दिन निकल चुके थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब पहले मुझे अपनी हैबिट्स को धीरे-धीरे चेंज करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले मैंने हैबिट डेवलप करी वो थी वॉक की। तो अक्सर मैं क्या किया करता था कि रात में टहलने जाने लगा और कई बार टेरेस पे भी टहल लिया करता था। तो इससे होता क्या है कि एक तो आपका जो एंजाइटी है और स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है, और दूसरा ये इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट जहाँ पे आप अपने आप से बात करते हो, अपने विज़न को और मजबूत करते हो। उससे क्या होता है कि आपका फोकस डेवलप होता है और आप कहीं न कहीं अपने जो आपने पूरे दिन में क्या-क्या किया है उसको एनालाइज़ करते हो और इसके अलावा माइंड मैप तैयार करते हो अगले दिन का कि आपको नेक्स्ट डे क्या-क्या करना है। तो इससे होगा क्या कि आप अपने आप को वैल्यू देने लगोगे और जो आपको टाइम है उसकी कदर होने लगेगी। तो मैंने सुना उसके बाद 2 मिनट रूल के बारे में, जो कि एटॉमिक हैबिट बुक में भी मेंशन है। उसको मैंने कुछ इस तरीके से क्रैक किया, जैसे कि एग्जांपल से हम समझें कोई इंसान है वो जॉगिंग पे जाना चाहता है सुबह, बट जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है वो है कि जब अलार्म बजे तो उसको उठना। ठीक है? और एक बार अगर वो उठ गया और उसने शूज़ पहन लिए तो फिर उसके लिए ईज़ी हो जाएगा जॉब पे जाना। तो हमें फ़ोकस करना है फर्स्ट 2 मिनट्स पे, कि जब अलार्म बजेगा, बेड से उठना, देन फ्रेश होना, उसके बाद शूज़ पहन लेना। हमने जब शूज़ पहन लिए तो फिर हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा जॉगिंग पे जाना। ठीक इसी तरह से पढ़ाई का भी है कि जो पहले इनिशियल मिनट्स हैं
आपको किताब को खोलना, बैठना प्रॉपर जगह पे, डेस्क पे और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करना ये मुश्किल है। और फिर एक बार आप शुरू कर दें तो फिर वहाँ से चीज़ें ईज़ी हैं। तो ठीक इसी तरह से मैंने क्या किया, जब मैं वॉक से वापस आता था तो मैंने सबसे पहले तो यही किया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक खोलता था प्रॉपर डेस्क। पहले तो टेबल चेयर पे बैठना शुरू किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बेड पे बैठते हैं, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि फिर हमें नींद आने लगती है, फिर हमारा फोकस लूज़ हो जाता है, हम लेट जाते हैं। तो आपको एक तो ये चीज़ अपनी क्लियर रखनी है कि जब भी आप बैठ के पढ़ें तो टेबल और चेयर पे ही पढ़ें। दूसरा ये कि जो फर्स्ट मैंने क्या किया, सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक खोलता था, फिर बुक बंद करके रख देता था। ठीक इसी तरह से कई दिन तक मैंने ऐसे ही किया कि पहले टहलने गया, उसके बाद घर वापस आया, उसके बाद टेबल चेयर पे बैठा, बुक को ओपन किया, 2 मिनट पढ़ा, फिर बुक बंद करके रख दी। इससे हुआ क्या कि एक कहीं न कहीं चेंज आना शुरू हुआ और एक हैबिट डेवलप होना शुरू हुई। उसके बाद कई दिन तक ये चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपने टाइम को इंक्रीज़ किया और कोशिश की कि मैं 30 मिनट तक कंटिन्यूअस बैठूँ। और उस 30 मिनट तक मैं ये श्योर करता था कि मैं अपनी जगह से ना उठूँ। और अगर कोई टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहा तब भी ये मैं कोशिश करता था कि उसको एज़ इट इज़ नोटबुक में लिख लूँ जस्ट फॉर राइटिंग। लेकिन ये एश्योर करूँ कि इस 30 मिनट के स्पैन में मैं अपनी जगह पर प्रॉपर बैठ के स्टडी करूँ। इससे क्या हुआ कि मेरा एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा और रूटीन भी सेट हुआ, और साथ-साथ मैंने एक चीज़ और चेंज करी, वो ये कि जो टाइम टेबल मैं टाइम के अकॉर्डिंग बना रहा था कि भई इस इतने घंटे ये पढ़ना है, फिर इतने घंटे ये पढ़ना है। उसको चेंज करके मैंने कोशिश करी कि मैं टाइम टेबल बनाऊँ वर्क के अकॉर्डिंग, कि कल पूरे दिन में मुझे क्या-क्या पढ़ना है। तो इससे होता क्या है, कई बार आप टाइम टेबल बनाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप उस टाइम पे वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते और आपको ये रिग्रेट रहता है, फिर आप जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्क के अकॉर्डिंग बनाएँगे तो हो सकता है आप 100% अचीव ना कर पाएँ, लेकिन आपने 50% भी अचीव कर लिया, तब भी वो काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस हो गई। यहाँ तक थोड़ा बहुत मेरा रूटीन डेवलप ज़रूर हो गया था, बट अभी भी सब्जेक्ट नॉलेज उतनी नहीं थी और काफ़ी टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, और स्पेशली मैथ्स एंड साइंस। तो फिर जब स्कूल खुले और समर वेकेशंस एंड हुई तो मैंने 2 चीज़ें और करी। तो पहले तो यही कि मैंने अपना जो टारगेट है वो शेयर कर दिया और टीचर्स और पेरेंट्स को ये चीज़ बता दी दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 10 सीजीपीए। इससे होता क्या है कि आप एक सेल्फ मेड प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है जब आप किसी को कहते हैं कि मैं ये चीज़ ला के दिखाऊँगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चलने लगती है कि अगर इन केस आप ये नहीं कर पाए तो फिर बहुत इंसल्ट होगी या बेइज्जती होगी, तो वो हमारा माइंड चाहता नहीं है। तो इससे होता क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स बनती है और हम ईज़ी रहता है हमारे लिए कि हम उस पर्टिकुलर टारगेट की तरफ फोकस के साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शन मेहनत कर सकें। और दूसरी चीज़ जो मैंने करी वो यही कि मैंने अपना जो फ्रेंड सर्किल था उनको भी ये चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि देखो भाई, मेरी तो 10 सीजीपीए आ रही है, बाकी जिसको भी चाहिए वो मेरे साथ मेहनत कर सकता है। और मैं क्या करा करता था कि एक टॉपिक जो है घर पे पढ़ता था और उसे फिर स्कूल में जाके उस पर्टिकुलर बंदे को जाके समझाया करता था। तो उससे होता क्या था कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है, आप किसी दूसरे को जब समझाओगे तो उसके जो डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर करोगे, तो उससे आपका टॉपिक कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होगा और एक पर्टिकुलर आपको डेडलाइन मिलती रहेगी कि अच्छा आज ये टॉपिक पढ़ के फिर कल को समझाना है, फिर कल को ये टॉपिक पढ़ के फिर समझाना है। तो एक डेली रूटीन बना रहेगा। और फाइनली धीरे-धीरे करके एक ऐसी स्टेज भी आई कि जो ये टारगेट था वो एक बर्निंग डिज़ायर में चेंज हुआ और वो बर्निंग डिज़ायर कहीं न कहीं ऑब्सेशन में चेंज हो गई। और ये एक ऑब्सेशन एक ऐसी स्टेज होती है जब आपका बीस्ट मोड ऑन हो जाता है और आप उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए अपना मैक्सिमम एफर्ट और टाइम देने को तैयार रहते हैं। तो जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा हर सब्जेक्ट की कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें और कैसे उसको टारगेट करें। और अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे साइंस का, तो साइंस में अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी में क्या है, एक टॉपिक से फिर दूसरे टॉपिक पे जंप किया है, तो बहुत ही चीज़ें ब्रीफ में दे रखी हैं। लेकिन अगर आप वहीं एस चांद से पढ़ोगे तो एस चांद की बुक में जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी थी वो यही कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझा रहा है और उसको बहुत ही डिटेल्ड वे में चीज़ें बताई गई हैं, जिससे आपके एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और दूसरा मुझे नहीं लगता कि 10th में बोर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने उस बुक से थॉरोली उसको पढ़ा है, आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो। तो मेन पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं वो यही है कि आप अगर हैबिट्स बना रहे हैं तो आप वॉकिंग की हैबिट बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप खुद की कंपनी एंजॉय करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, तो आपका विज़न और फोकस ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है 2 मिनट रूल को फॉलो कर सकते हैं। आप इसको फॉलो करके अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है इसको कम कर सकते हैं, जो आपकी चीज़ों को टालने की आदत है उसको ऑन टाइम आप कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप पढ़ें तो टेबल और चेयर पे ही बैठ के पढ़ें, बेड पे ना पढ़ें।
फोर्थ इज सेल्फ मेड प्रेशर। जितने ज़्यादा आप एक्सटर्नल प्रेशर अपने ऊपर बनवा सकते हैं, चाहे पेरेंट्स के थ्रू, चाहे टीचर्स के थ्रू, या फिर अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनके थ्रू, तो आपके साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपके पास रहेगा और आप उतना ही फोकस से अपना जो पढ़ाई में टाइम डेडिकेट कर पाएंगे। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप दूसरों को जाके ट्यूशन दे सकें, दूसरों को जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो समझा सकें, तो उससे बहुत एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। तो उससे आपका क्या है कि एक मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को आप ग्रैस्प कर सकते हैं। और इसी के साथ होता है विजुअलाइजेशन, कि जब एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मैं पढ़ता था तो फिर मैं ये अज्यूम कर लेता था कि मेरे सामने कोई और बैठा हुआ है, फिर मैं उसको समझाता था। तो जो वो अजम्पशन था उससे इतनी हेल्प मिली कि जो टॉपिक था वो मैं पढ़ के फिर समझाने लगा, तो उससे मेरा टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाता था। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और इसकी अगली वीडियोस में मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को मैंने कैसे टारगेट किया। जैसे सोशल साइंस को कैसे मैंने जो पैराग्राफ में लिखा करता था फिर उसको पॉइंट्स में लिखने की आदत डाली। मैथ्स को किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करी, जो ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसे टफ चैप्टर्स थे, इसको ग्रैस्प किया। तो ये सब चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल पे मेरी पहली वीडियो है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी टाइमली इस ऐसी वीडियोस और डालता रहूँ। टिल देन कीप लर्निंग।